हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ यादव सर ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सच बताऊं तो अभी थोड़े ही दिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी संस्था को आए हुए हुआ है, लेकिन आप सभी लोगों के द्वारा हमारी संस्था को जो प्यार, जो सहयोग प्रदान हो रहा है, उसके लिए हम ही नहीं, हमारी ब्राइट कोचिंग परिवार के सभी सदस्य आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और एक बार फिर से मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कमियाँ तो सब में होती हैं, शायद ये पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं हैं तो हमारे अंदर भी कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक वादा आप सभी लोगों से है कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए और शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली जो 9, 10, 11, 12 क्लास में हैं, हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम अच्छा से अच्छा उनकी शिक्षा कहीं से भी ना रुके, और इसके लिए हमारी पूरी संस्था पूरे मन से प्रयास करेगी। एक बार फिर से हम आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी संस्था में साइंस विज्ञान विषय पढ़ाता हूँ, और विज्ञान विषय में भी स्पेशली क्लास 10th में फिजिक्स देखता हूँ। तो आज डियर स्टूडेंट्स, हम लोग उस दिन अपने सिलेबस की बात कर रहे थे और हमने क्लास 10th यूपी बोर्ड, स्पेशली यूपी बोर्ड के साइंस सब्जेक्ट का जितना भी सिलेबस था, हमने विस्तार पूर्वक आप सभी लोगों को समझाया था। और मेरे विचार से आप सभी लोग अपना सिलेबस जान गए होंगे। 5 यूनिट थी, 5 यूनिट आपको टोटल पढ़ना था, जिसमें हमने कहा था कि यूनिट 3rd, यूनिट 4th, यूनिट 5th मैं पढ़ाऊंगा। तो यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 जो मेरे जिम्मे थी, और जिससे बोर्ड में 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सभी लोग यूनिट 3rd की बात करते हैं। तो चलिए, हम लोग आज किसकी बात करने चल रहे हैं? हम लोग आज बात करने चल रहे हैं यूनिट 3rd की। बताइए, आज हम लोग किसकी बात करने चल रहे हैं? यूनिट 3rd की बात करने चल रहे हैं। और यूनिट 3rd में हम सभी लोगों को बताइए क्या पढ़ना था? 2 टॉपिक पढ़ने थे, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? यूनिट 3rd। और यूनिट 3rd से बताइए बोर्ड में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 13 मार्क्स, 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यूनिट 3rd में। यूनिट 3rd में बताइए कितने नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं? 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पेशली IRT पॉलिटेक्निक की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, मैं स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो जरूर देखें, और पॉलिटेक्निक और IRT में उन्हें 100% कमांड हो जाएगा, और वो साइंस के पेपर को बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट 3rd की। बोर्ड में क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब आइए, यूनिट 3rd में हमें कितना टॉपिक पढ़ना है? 2 टॉपिक पढ़ना है। बताइए 2 टॉपिक में पहला टॉपिक क्या पढ़ना था? बोलिए, आप लोगों को बता चुका हूं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बोलो सही है
यही था आपका थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और दूसरा क्या था बेटा? मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। सही है, यही दो टॉपिक तो ही आपको पढ़ने थे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। बताइए क्लियर है? इसको आपने क्या कहा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसको आपने क्या बताया था? ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। क्लियर? बताइए बेटा, बोर्ड का जो 13 नंबर का क्वेश्चन है यूनिट 3 से, उसमें कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं? बताइए। 2 टॉपिक पढ़ने हैं। बताइए, पहला टॉपिक आप क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा टॉपिक आप क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। बताइए, पहले टॉपिक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सेकंड बताइए, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हमने बताया था इसको आप मानव नेत्र एवं द कलरफुल वर्ल्ड, रंग बिरंगा संसार भी हम उसको कहते हैं। क्लियर है? ये 2 टॉपिक हमें पढ़ने थे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ जाते हैं, बताइए किस टॉपिक पर आ जाते हैं? बोलिए भाई, किस टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे? आज हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने चल रहे हैं। चलिए हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं आज। और बताइए हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसी पर हमारे कम से कम हम मान के चलते हैं कि जितना जल्द से जल्द होगा हम ये टॉपिक खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा अपना विचार है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको डीपली पढ़ना होगा। आप अपना मोबाइल खोले, 2 मिनट बाद आप चेंज कर दिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपको स्टडी करना है, अगर आप ये चाहते हो कि बोर्ड में 100% मार्क्स मिले, वो तो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि कल जब हम ये चाहते हैं कि जब आप 10th पास आउट हो जाएं और आपके घर का कोई बच्चा 9th में हो और जब वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जब वो कहे कि हमें इसमें प्रॉब्लम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में, और आप उसको मेरी तरह पढ़ा सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और तब उस समय आप कहिए कि हमने ये टॉपिक यादव सर से पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर? अब आइए, चलिए, तो ऊपरी सतह पर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। एक बात बताओ, समुद्र में आपको ऊपर तैरा दिया जाए तो सिंपल सी बात, आप सोच के देखो क्या मिलेगा? खारा पानी। लेकिन अगर मोती लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे, तभी आपको मोती मिलेगी। और ऊपर वही बस क्या मिलेगा आपको? खारा पानी। इसका मतलब जितनी अमूल्य निधि है वो कहाँ है? सतह पर नहीं है, वो तल पर है। तो आपको कहाँ जाना होगा? तल पर जाना होगा। तो चलिए हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात किसकी करने चल रहे हैं? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भैया, किसकी बात कर लेते हैं? हम इनकी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले हम इन्हीं की बात करते हैं। बताइए इनका नाम क्या है? प्रकाश। बोलिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइट। क्लियर? ये देखो, आप समझिए, ये है प्रकाश। देखिए ये कौन है? बताइए। ये है प्रकाश। ये मेरे भैया हैं, ये मेरे प्रकाश भैया हैं। कौन है ये?
ये मेरे प्रकाश भैया हैं। क्लियर? आज हम लोग अपने प्रकाश भैया के बारे में जानने का प्रयास करता हूं कि प्रकाश भैया हैं कौन। क्लियर? एक बात बताओ, आप लोग क्लास 9th में एक चीज पढ़े थे कि नहीं? आप लोग क्लास 9th में एक चीज पढ़े थे, एनर्जी, ऊर्जा। नहीं पढ़े थे? पढ़े थे, भूल गए हैं। आप लोग क्लास 9th में एक चीज पढ़े थे, ऊर्जा, एनर्जी। अच्छा बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज इक्वल एनर्जी। इट मीन्स कार्य करने की क्षमता। बताओ क्या है? ऊर्जा। नहीं समझ में आया? कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, बताओ क्या कहलाती है? ऊर्जा। क्लियर ना? एक बात बताओ, इसका मतलब हर एक बॉडी में कार्य करने की क्षमता होती है, तो बताओ किस कारण होती है? ऊर्जा के कारण। बाय द एग्जाम्पल एक बात बताओ, आप 1 महीने से भूखे हो, आपको अन्न का एक दाना नसीब नहीं हुआ है, और आप कंप्लीटली सपोज करो कि आप 1 महीने से बिल्कुल अन्न नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है, आप बेड पर हो, और ऐसी स्थिति में कोई आए और कहे भाई साहब कल मैराथन की दौड़ है, आप उसमें भाग ले लीजिए, तो क्या करेंगे? आप मैराथन में फर्स्ट आ जाएंगे क्या? पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? आप उससे कहेंगे एक तो मैं उठ नहीं पा रहा हूं और तुम मैराथन की बात कर रहे हो। इट मीन्स आपके पास किसकी कमी है? ऊर्जा की। किसकी कमी है? ऊर्जा की। अब बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, बताओ क्या है? ऊर्जा। तो जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो काइंड्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, महत्वपूर्ण होता है उदाहरण। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, आप समझिएगा। आज मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि एनर्जी है क्या और उसकी क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। काइंड्स ऑफ एनर्जी की चलो हम बात कर लेते हैं। एक सिंपल सी बात, मैं इसकी बात कर लेता हूं। जैसे मैं लाइट की बात कर रहा हूं, वैसे मैं इसकी बात कर लेता हूं, साउंड की। आप बताओ, जैसे प्रकाश वैसे ध्वनि, जैसे प्रकाश वैसे ध्वनि। बोलो सही है कि नहीं? अरे भाई, जैसे प्रकाश भैया वैसे ध्वनि भैया, तो जैसे लाइट वैसे साउंड। तो आप बताइए, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। अब आओ इनकी बात कर लें। हीट, हीट, बताओ कौन? ऊष्मा, ये भी भैया। अब बताओ, ध्वनि भैया, ऊष्मा भैया, प्रकाश भैया, ऐसे सब ये क्या है? ये है काइंड्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। आप सिंपली बताइए। चलिए हर एक की वैल्यूएशन को आप देखिए। आप साउंड, आप इन भैया की बात कर लीजिए, ध्वनि भैया की बात कर लीजिए, साउंड की बात कर लीजिए। आप बताइए, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए मेरे एग्जाम्पल को समझिएगा। आपके घर में शादी है, शादी समारोह का आयोजन है, आपने एक डीजे बुक किया, डीजे आगे आगे जा रहा है, तुम सभी बाराती पीछे पीछे जा रहे हो, वो कोई भी गाना बजा रहा है, वो कोई भी गाना बजा रहा है ना। और सपोज करो आपने कहा अरे ये वाला गाना लगाओ, आज मेरे यार की शादी है। अब बताओ, उसने जब लगाया और कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई आवाज आ ही नहीं रही है, अब बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अगर केवल डीजे आगे आगे जा रहा है, उसमें कोई आवाज नहीं निकल रही है, तुम्हारे कान तक कुछ भी नहीं आ रहा है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम डीजे वाले को पेमेंट दोगे? कभी नहीं दोगे, उल्टा उसके डीजे को तहस नहस कर डालोगे ना। जैसे ऐसा लगेगा कि कहीं पर हमला कर रहे हो। सही बात है कि नहीं? अब आ जाओ, फिर से समझो जरा। सपोज करो तुम दीपावली पे जाओ, दीपावली पे जाओ और ढेर सारे पटाखे खरीद के ले आओ, महंगे महंगे, और जब उसको घर पे लाओ और उसको शाम को ये जला करके ऐसे फेंको और उसमें से कोई आवाज ना निकले, तो मैं समझ सकता हूं कि तुम उस पटाखे वाले को कितने ब्रांडेड गालियों से नवाजोगे। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर आपका 1 रुपए वाला पटाखा तेजी से आवाज किया कि पूरे मोहल्ले में आवाज चली गई, तो जरा कल्पना करके देखो कि तुम कितने खुश होगे। क्लियर? इसका मतलब ये वैल्यू है साउंड की। अब आइए, जैसे मान लो सपोज दैट मैं एक टीचर ले आया फिजिक्स के लिए और वो ऐसे पढ़ा रहा है, सभी लोग प्रकाश को प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, और आप पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, आप ये पढ़ रहे हैं।
आप बताओ, अगर कोई ऐसा टीचर आया और इसी तरह पढ़ाया जैसे अभी 2 सेकंड पहले मैं पढ़ा रहा था, अब मैं आता फीडबैक लेने के लिए, बेटा आज फिजिक्स वाले सर नए नए आए, आप लोगों को कैसा पढ़ाए, तो आपका रिएक्शन क्या होता? आपका रिएक्शन यही होता ना, अरे सर कहाँ गूंगा बहरा को पकड़ लाए हैं, बोलो सही है या नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि साउंड वो भी एक ऊर्जा है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को समझो जरा से कि कितनी महत्वपूर्ण ऊर्जा है। इसका मतलब जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो अब ध्वनि क्या है, साउंड एनर्जी क्या है, बताओ। ध्वनि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंड? ध्वनि क्या है? इसका मतलब यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, हमारे कान के पर्दों को हिलाकर सुनने का एहसास कराती है। नहीं समझ में आया? ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। अभी अभी मैंने बताया ना, ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे कान के पर्दों को हिलाकर हमें सुनने का एहसास कराती है। बोलो सही है कि नहीं? अरे भाई, तो जब ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और हमारे कान के पर्दों को हिलाकर सुनने का एहसास कराती है, तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। नहीं समझ में आया? आप बताओ। चलिए हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं बताइए? प्रकाश की। आप बताओ, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित होता है, गिरता है, आपतित होता है या गिरता है, नहीं समझ में आया? प्रकाश क्या है बोलो? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है, गिरता है, तो उससे क्या होता है? परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ता है और जिस कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। नहीं समझ में आया? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है? मदद। जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। समझ में आया? और यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है? गति करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में बताओ क्या करता है? गति करता है। किस रूप में? बोलिए भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बताओ क्या करता है। अब पूरी बात आओ। हमने पूछा प्रकाश क्या है, आप लोगों ने खड़ाक से बताया सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उससे परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ता है और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं और यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। क्लियर? अच्छा, अब आओ, क्या इतना ही लिखोगे? नहीं, और डिटेल में जाओ। अब आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखोगे बताओ? आप लिखोगे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। अभी अभी मैंने बताया कि चाहे प्रकाश हो, चाहे ऊष्मा हो, चाहे ध्वनि हो, ये सब क्या है? ऊर्जा के रूप। अभी अभी बताए हैं, चाहे प्रकाश हो, चाहे ऊष्मा हो, चाहे ध्वनि हो, बताइए ये सब क्या है? ऊर्जा के रूप। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को दृष्टि की अनुभूति कराता है। नहीं समझ में आया? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। बोलो भाई। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को दृष्टि का एहसास कराता है या दृष्टि की अनुभूति कराता है। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं समझ में आया? पूरा समझ में आया कि नहीं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वस्तु से प्रकाश परावर्तित होता है और हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। इतना तो क्लियर हो गया। आप बताओ। और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बताओ क्या करता है? गति करता है। और फिर मैंने बताया प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। सिंपल सा भाई, एक बात बताओ, अगर आप डीपली जाते हो थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। 2 लाइन में लिखना चाहते हो तो लिख लो, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश अभी मैंने बताया, चाहे प्रकाश हो, चाहे ऊष्मा हो, चाहे ध्वनि हो, ये सब क्या है? ये सब ऊर्जा के रूप हैं, ये काइंड्स ऑफ एनर्जी हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को दृष्टि की अनुभूति कराता है या दृष्टि का एहसास कराता है। किसी को किसी तरह कोई प्रॉब्लम, और यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बताओ क्या करता है? गति करता है। क्लियर? अब आप इतना समझ गए कि नहीं? और हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहां मैं आपको केवल समझाते हुए चल रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं अपना नोट्स पीडीएफ में दे दूंगा, आप सभी लोग ले लीजिएगा और सभी स्टूडेंट्स को नोट्स हमारा मिल जाएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? अब देखिए आप लोग, इतना तो आप लोग ये समझ गए कि नहीं? किसको? प्रकाश को। आप में से कितने लोग बता सकते हैं? अरे भाई सिंपल सी बात है, सब लोग बता सकते हो। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। और शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को दृष्टि की अनुभूति कराता है और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में गति करता है। क्लियर? आज हम तो प्रकाश की ही बात करेंगे। आज हम लोग केवल प्रकाश भैया की बात करेंगे। जब तक हम लोग प्रकाश भैया के बारे में पूरा जान नहीं लेते हैं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे भाई, जब तक हमें रास्ता ही नहीं पता होगा हम कहाँ जा सकते हैं? पहले हमें रास्ते के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। आज हम लोग प्रकाश भैया के बारे में पूरा जान लेंगे तब आगे बढ़ेंगे, तब हम अंदर जाएंगे, अभी नहीं। आइए देखिए, हम इन्हीं की तो बात कर रहे हैं, हम प्रकाश भैया की ही तो बात कर रहे हैं, हम लाइट की ही तो बात कर रहे हैं। चलिए, आप लोग इतना तो जान ही गए कि प्रकाश क्या है। अभी आप सब लोग जान गए कि प्रकाश क्या है, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ चीजें प्रकाश में और जानिए। चलिए एक बात बताइए, ये ऊर्जा तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मिलती कहां से है? सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत क्या है? ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का स्रोत क्या है। एक बात बताओ, ये देखो, इनको देखिए, बताइए भैया क्या है? सूर्य, जानते ही हो। हम सूर्य की बात कर ले, हम तारों की बात कर ले। चलिए स्पेशली सूर्य की बात कर रहा हूं। आप बताइए, ये सूर्य है। क्लियर? अरे भाई ये क्या है? सूर्य। क्लियर? आप बताइए, ये सूर्य है। क्लियर? सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। किसकी बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रकाश का स्रोत। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश का स्रोत। क्लियर? सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। आप बताइए, ये सूर्य है। प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य। आप बताइए, सूर्य के अंदर बताओ क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। कौन है? हाइड्रोजन परमाणु। और ये हाइड्रोजन परमाणु लगातार बताइए किस में कन्वर्ट होते हैं? हीलियम परमाणु में। नहीं समझ में आया? सूर्य के अंदर हाइड्रोजन परमाणु जो है वो लगातार हीलियम परमाणु में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। मेरी बात आप लोग समझे कि नहीं? बताइए, हम प्रकाश के स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बताइए। प्रकाश के स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं ना। और प्रकाश के स्रोत का एक सबसे अच्छा उदाहरण मैंने क्या दिया? मैंने सूर्य दिया। अब बताइए, सूर्य की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा कि सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु हैं,
हाइड्रोजन परमाणु हैं वो लगातार किसमें बदलते हैं? हीलियम परमाणु में। किसमें बदलते हैं? हीलियम परमाणु में। किसके अंदर? सूर्य के अंदर। किसके अंदर? सूर्य के अंदर। कौन? हाइड्रोजन परमाणु। किसमें? हीलियम परमाणु में लगातार क्या होते हैं? बदलते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में बेटा अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? अपार ऊर्जा। बताओ क्या होती है? उत्पन्न होती है। नहीं समझ में आया? सूर्य है, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम परमाणु में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। और इस क्रिया में क्या उत्पन्न होती है बेटा? अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये जो अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है बेटा, इसी ऊर्जा का एक भाग, इसी ऊर्जा का एक भाग हमारी पृथ्वी को मिलता है। मेरी पूरी बात समझ में आई कि नहीं? हम किसकी बात कर रहे थे बताओ? हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात कर रहे थे ना। और ऊर्जा के स्रोत के बारे में जब हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे तो हमने यही कहा ना, सूर्य है, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन परमाणु लगातार बताओ किसमें बदल रहे हैं? हीलियम परमाणु में। और इस क्रिया में क्या हो रही है? अपार ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। नहीं समझ में आया? सूर्य के अंदर हाइड्रोजन परमाणु लगातार बताओ किसमें बदल रहे हैं? हीलियम परमाणु में कन्वर्ट हो रहे हैं। और इस क्रिया में बताओ क्या हो रही है? अपार ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और इस अपार ऊर्जा का एक भाग हमारी पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है। बोलो किस रूप में? प्रकाश के रूप में। नहीं समझ में आया? हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु में बदल रहे हैं, अपार ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और इसी अपार ऊर्जा का एक भाग हमारी पृथ्वी को मिल रहा है। बताओ किस रूप में? प्रकाश के रूप में। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है बेटा, ध्यान देना, आईआईटी और पॉलिटेक्निक या अदर कहीं एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। बताइए, अपार ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, अपार ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसका एक भाग पृथ्वी को मिल रहा है। और एक भाग पृथ्वी को जो मिल रहा है किस रूप में मिल रहा है? प्रकाश के रूप में। और एक बात बताओ, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सूर्य है बेटा, ये सूर्य जब हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु में कन्वर्ट हो रहा है तो पता है ये जो सूर्य है ये 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से बताओ क्या कर रहा है? ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। नहीं समझ में आया? बताओ, जैसे हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु में कन्वर्ट हुआ, अपार ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसका एक भाग पृथ्वी को मिला। बताओ किस रूप में मिला? प्रकाश के रूप में मिला। और ये जो सूर्य है इस क्रिया में 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा क्या कर रहा है? दे रहा है। इतना तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ये आप बता सकते हो प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा मिल रही है सूर्य से? बताओ, 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। अब यहां बड़ी बात नहीं है बेटा, इसके आगे बड़ी बात है। एक बात बताओ, चलिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए हम लोग इसके आगे डिस्कशन करते हैं बेटा। इसके आगे का डिस्कशन क्या होगा? इसके आगे का डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके 11th क्लास में काम आएगा। और लगभग आईआईटी, पॉलिटेक्निक और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बात बताइए, चलिए आपने कहा सर ऊर्जा उत्पन्न हुई, सर ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊर्जा उत्पन्न हुई, ठीक है। आपने कहा सर 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। तो सर क्या सूर्य पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। एक बात बताइए, आप लोगों ने एक महान वैज्ञानिक का नाम सुना होगा जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। आप लोगों ने नाम सुना था? आइंस्टीन का नाम सब लोगों ने सुना होगा, क्लास 9th में भी आप लोगों ने सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। एक बात बताओ, आप लोगों ने आइंस्टीन का नाम जब सुना, आइंस्टीन का नाम आप सभी लोगों ने सुना है, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सभी लोगों ने सुना है। अब बताइए अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था?
अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, बताइए उस समीकरण का नाम क्या था? कौन बताएगा? उस समीकरण का नाम था द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। बताइए उस समीकरण का नाम क्या था बेटा? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। किसी को कोई प्रॉब्लम? बताइए। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, उस समीकरण का नाम क्या था? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान बोलो बेटा किससे डिनोट करते हैं? m। ऊर्जा बोलो बेटा किससे? E। इसका मतलब उन्होंने m और E के बीच एक संबंध स्थापित किया था। किसके किसके बीच बेटा? M और E के बीच। M बोले तो द्रव्यमान, E बोले तो ऊर्जा। M बोले तो द्रव्यमान, E बोले तो ऊर्जा। उन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध को एक नियम के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसे हमने क्या कहा था? हमने कहा था द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। अब बड़ी बात यह है कि सर आप ये बात यहां क्यों कर रहे हैं? अरे भाई जरूरी है ये बात बताना, तभी तो आप तल पर जाएंगे, नहीं सतह पर रहेंगे। देखिए M और E का मतलब बेटा ये हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा कि द्रव्यमान M को E में और E को M में बदला जा सकता है। किसको किस में? M को E में, E को M में बदला जा सकता है। मीन्स द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। बताओ किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में हम बदल सकते हैं। एक बात बताओ बेटा, द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं? तो लोगों ने उनसे पूछा कि कैसे बदल सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो द्रव्यमान है, ये जो ऊर्जा है, M का मतलब द्रव्यमान, E का मतलब ऊर्जा, ये जो द्रव्यमान है, ये जो ऊर्जा है, ये एक ही भौतिक राशि के दो रूप हैं। एक ही भौतिक राशि के दो रूप हैं। अब बताओ अल्बर्ट आइंस्टीन ने लोगों को कैसे समझाया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने लोगों को ऐसे समझाया कि द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही भौतिक राशि के दो रूप हैं। एक ही भौतिक राशि के दो रूप हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, और इसीलिए द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया? एक नियम के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हमने नाम दिया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। और ये समीकरण बेटा क्या था? ये समीकरण बेटा था E बराबर mc स्क्वायर। क्लियर? मेरी बात समझ गए होंगे। किसने कहा? आइंस्टीन ने कहा। क्या कहा? कि द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। क्यों बदला जा सकता है? क्योंकि दोनों एक ही भौतिक राशि के दो रूप हैं, इसलिए बदला जा सकता है। और इन दोनों के संबंध को आइंस्टीन ने क्या किया? एक नियम के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे नाम क्या दिया गया? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। और यह समीकरण क्या था? E बराबर mc स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही भौतिक राशि के दो रूप हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। मेरे विचार से समझ में नहीं आया? अच्छा समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो ना। देखिए ऐसे समझिए, ऐसे आप लोग समझिए, आप लोग ऐसे समझिए, आप लोग बेटा ऐसे समझिए। देखिए एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए समझिएगा मेरी बात। ये लीजिए, और अगर मैं कहूं कि ये भगवान विष्णु, ये भगवान विष्णु हैं, तो एक बात बताओ, अगर मैं इन्हें कहूं कि भगवान विष्णु एक भौतिक राशि हैं, एक भौतिक राशि हैं। क्लियर? भगवान विष्णु एक भौतिक राशि हैं, तो इनके दो रूप आइए मान लीजिए ये भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण। क्लियर? और ये देखिए भगवान
भगवान राम हैं। आप बताइए भगवान कृष्ण और भगवान राम भगवान विष्णु के ही तो दो रूप हैं। नहीं समझ में आया? अरे भाई भगवान विष्णु ही भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और भगवान राम के रूप में अवतरित हुए। इसका मतलब भगवान विष्णु ही भगवान कृष्ण है और भगवान राम है। मतलब अगर हम भगवान विष्णु को एक भौतिक राशि मान लें तो इनके दो रूप कौन हैं? भगवान कृष्ण और भगवान राम। तो एक बात बताओ, जैसे भगवान राम रावण का वध कर सकते हैं तो क्या भगवान कृष्ण रावण का वध नहीं कर सकते हैं क्या? अगर भगवान कृष्ण कंस का वध कर सकते हैं तो क्या भगवान राम कंस का वध नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ का मामला यहाँ समझ में आया कि नहीं, कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही भौतिक राशि के क्या हैं? दो रूप। क्लियर? जैसे भगवान विष्णु के दो रूप कौन? भगवान राम और भगवान कृष्ण। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आ गई? अब आइए बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दोगे, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल दोगे। तो एक बात बताओ, जब द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब द्रव्यमान में कमी होगी नहीं होगी? कंफर्म कमी होगी। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आप बताइए, अब आप लोग आइए, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताने चल रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। देखिए बेटा, इधर देखिए, ये देखिए बेटा, आप सभी लोग, भगवान सूर्य थे, बोलिए हाँ, आप बोलिए, भगवान सूर्य थे, अपार ऊर्जा उत्पन्न हुई, हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु में बदले, अपार ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो प्रति सेकंड ऊर्जा कितनी उत्पन्न हुई? 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। बोलो बेटा सही है? तो एक बात बताओ बेटा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्या सूर्य के द्रव्यमान में कमी होगी कि नहीं? कंफर्म होगी। तो कितनी होगी बेटा? वो होगी 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड। आप बताओ बेटा, ये देखो, इसका मतलब हमारे प्रकाश का स्रोत सूर्य है, प्रकाश का स्रोत सूर्य है, और प्रकाश प्रति सेकंड, और सूर्य जो है प्रति सेकंड 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा हमें दे रहा है। लेकिन उस ऊर्जा के बदले उसके द्रव्यमान में क्षति हो रही है, उसका द्रव्यमान कम हो रहा है। और कितना कम हो रहा है बेटा? 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। बताइए द्रव्यमान में कमी कितनी हो रही है? द्रव्यमान में कमी कितनी हो रही है बेटा? 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड। अब बताओ बेटा, इतने की कमी हो रही है, इसका मतलब हमारा सूर्य तीव्र गति से नष्ट हो रहा है। हमारा सूर्य तीव्र गति से क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके द्रव्यमान में लगातार ऊर्जा के कारण क्या हो रही है? कमी। क्लियर? क्योंकि द्रव्यमान किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऊर्जा में। इसलिए हमारा जो सूर्य है वो तीव्र गति से क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। और वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा जो सूर्य है वो 1000 करोड़ वर्ष तक, कितने समय तक बेटा? 1000 करोड़ वर्ष तक इसी प्रकार हमको क्या करेगा? ऊर्जा देता रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को फिर से एक बार हृदय से, आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दैट्स ऑल।